तो कहानी की शुरुआत में हमें जैक नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो रात में कार ड्राइव करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। तब जैक की गर्लफ्रेंड उसे सवाल करती है, क्या तुमने ड्रिंक कर रखी है? एक्चुअल में जैक ने सचमुच ड्रिंक कर रखी थी और उसकी कार के डैशबोर्ड पर ड्रिंक की बोतल भी रखी थी। अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के बाद जैक कार चलाने लगा और नशे में होने के कारण वो काफी संभल कर कार चला रहा था। उस वक्त जैक की कार में समय 11:13 हो रहा था और जैसे ही समय 11:14 हुआ, अचानक से जैक की कार का एक्सीडेंट हो गया। कोई जैक की कार के सामने आ गया था। जैक ने गाड़ी रोक दी और नशे में होने के कारण उसे कुछ भी पता नहीं चला। जैक ने जिस जगह पर गाड़ी रोकी थी उसकी आंखों के सामने हिरन का साइन बोर्ड था, यानी उस सड़क से अक्सर तेजी से हिरन गुजरते। ये देख जैक को भी लगा कि हो सकता है कोई हिरन हो। जैक डरते हुए अपनी गाड़ी से उतरकर आसपास देखने लगा। तभी जैक को अपनी गाड़ी के पास एक आदमी की बॉडी दिखाई दी। जैक डरते हुए उस आदमी को पलटता है तो उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया था और वो आदमी मारा गया था। यह देख जैक और ज्यादा डर गया कि नशे में उसके हाथों क्या हो गया। जैक ने जल्दी से अपनी कार से ड्रिंक की बोतल निकालकर जंगल की तरफ फेंक दी और वो कुछ समझ पाता तभी उसे उसकी ओर आती हुई कोई गाड़ी दिखाई दी और वो गाड़ी जैक की गाड़ी के पास आकर रुकी। तब जैक खड़ा होकर नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करने लगा और वो उस कार में बैठी लेडी के पास जाता है। तब वो नॉर्मा नाम की लेडी जैक से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? ये इस साल 5वीं बार यहाँ पर हुआ है। वैसे वो हिरन किस तरफ गया? तब जैक थोड़ा घबराते हुए बोला, वो कार से टकराकर उस तरफ निकल गया। तब नॉर्मा कहने लगी, पुलिस को तो बताना ही होगा। नॉर्मा पुलिस को कॉल करते हुए वहां से निकल गई। जैक को भी पता लग गया कि पुलिस जल्दी वहां पर आ जाएगी, इसलिए जैक जल्दी से अपनी कार की डिक्की से चादर निकाल के उस बॉडी को चादर में लपेट के बॉडी को डिक्की में डाल देता है। डिक्की को गन करके जैक गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगा। तभी शीशा ठीक करते हुए जैक ने देखा कि उसकी गाड़ी के पीछे पुलिस की गाड़ी आ गई थी। पुलिस की गाड़ी को देखकर जैक और ज्यादा घबरा गया। पुलिस की गाड़ी से जॉर्ज नाम का पुलिस ऑफिसर बाहर निकलकर जैक की गाड़ी को देखकर जैक से कहता है, क्या तुमने ड्रिंक कर रखी है? मुझे अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाओ। तब जैक जॉर्ज को अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड निकाल के देते हुए कहता है, लाइसेंस अभी मैं घर पर भूल गया। यह सुनकर जॉर्ज कहने लगा, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना अनलॉफुल एक्टिविटी है, आप गाड़ी से बाहर आइए। जैक कार से बाहर आया और जॉर्ज अपनी कार में जाकर जैक की डिटेल चेक करने लगा। बाहर आकर जॉर्ज जैक से कहता है, तुम्हारी डिटेल के अनुसार तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने पहले ही रद्द किया जा चुका है, इसलिए मुझे तुम्हें अरेस्ट करना होगा। चुपचाप पलट जाओ। जैक पलटता है और जॉर्ज एक बेल्ट से पीछे की तरफ उसके दोनों हाथों को बांध देता है। तभी जॉर्ज की नजर जैक की कार की डिक्की पर पड़ी जिस पर खून लगा हुआ था। जॉर्ज ने जैक की कार की डिक्की को ओपन किया तो उसे चदरे में लपेटी लाश दिखाई दी। पुलिस ऑफिसर उस बॉडी को निकालने की कोशिश करने लगा। तभी जैक ने अपनी जेब से कटर निकाल लिया। तभी पुलिस ऑफिसर जॉर्ज को एक आदमी का पांव दिखाई दिया और ये देखकर वो डर गया। जॉर्ज अपनी टीम को वॉकी टॉकी पर कहने लगा, मुझे वो एक्सीडेंट वाली कार मिल गई है। इस आदमी ने हिरन का नहीं बल्कि आदमी का एक्सीडेंट किया है। जॉर्ज अपनी टीम से बात कर रहा था तभी जैक कटर से अपने हाथ में लगे कटर को काटने लगा। आगे जॉर्ज जैक को अपनी कार के पास ले जाकर अपनी कार का डोर ओपन करता है तो जॉर्ज की कार के अंदर पहले से बजी और डफी नाम के एक लड़का लड़की बैठे हुए थे और जॉर्ज उन दोनों को कहता है, मैं तुम्हारी कंपनी के लिए एक और को लेकर आया हूँ। उसी वक्त जैक अपने हाथ का बेल्ट काट के जंगल की तरफ भागने लगा। जैक को भागता हुआ देख जॉर्ज भी उसका पीछा करने लगा, पर जॉर्ज ने अपनी कार का दरवाजा खुला छोड़ दिया था और उसकी कार में बैठे बजी और डफी भी कार से निकलकर भागने लगे। जैक भागते हुए जॉर्ज से काफी आगे निकलकर ऊपर जाकर एक घर के पास छिप गया। तभी घर की लाइट्स ऑन हुई और घर के अंदर से नॉर्मा नाम की लेडी बाहर निकली जो अपने हस्बैंड फ्रैंक को पुकार रही थी। नॉर्मा ने भी जैक को देख लिया था और नॉर्मा वही लेडी थी जो कुछ देर पहले जैक को रोड पर मिली थी। नॉर्मा जैक से पूछती है, तुम यहाँ पर? क्या तुमने मेरे हस्बैंड फ्रैंक को देखा? मैंने उसे हिरन को देखने के लिए भेजा था पर वो अभी तक नहीं लौटा। ऐसा कहकर नॉर्मा जैक को भी अपने साथ फ्रैंक को ढूंढने ले जाने लगी। नॉर्मा काफी परेशान थी और वो रोते हुए जंगल में फ्रैंक को आवाज लगा रही थी। आगे जाकर नॉर्मा जैक से रोते हुए कहती है, ये नहीं होना चाहिए था। अभी पुलिस चीफ गार्वी का मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया मेरे इकलौते बच्चे का कार से एक्सीडेंट हो गया। यह सुनकर जैक पूछता है, आपको कॉल कब आया? नॉर्मा कहती है, जब मैं घर पर आई, बस तुमसे मिलकर वहां से मैं निकली थी। और नॉर्मा को उसी वक्त ध्यान आया कि जैक की कार का भी किसी से एक्सीडेंट हुआ था। नॉर्मा जैक से पूछती है, वो तुम हो? उसी वक्त वहां पर जॉर्ज भी आ गया और वो जैक से कहता है, वहीं पर खड़े रहो। तब नॉर्मा कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी, मुझे लगा तुमने हिरन का एक्सीडेंट किया। क्या तुमने ड्रिंक कर रखी है? जैक कहता है, वो बस एक एक्सीडेंट था, उसमें मेरी कोई गलती नहीं। और ये सुनकर नॉर्मा अपने हाथ वाला टॉर्च जैक के सर पर मार देती है। तब ऑफिसर जॉन नॉर्मा को जैक से दूर करने लगा और जैक वहां से भाग गया।
तेजी से भागते हुए जैक कब्रिस्तान में पहुंचकर किसी चीज से टकराकर गिर गया। जैक देखता है तो वो चीज एक बॉलिंग बॉल थी जिस पर डफी लिखा हुआ था। तभी वहां पर ऑफिसर जॉर्ज ने भी आकर जैक पर गनाड़ा दी। नॉर्मा भी वहां पर आ गई और वो जैक से कहने लगी, बताओ तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया। यह सुनकर जैक कुछ भी समझ नहीं पाया क्योंकि उसकी गाड़ी से तो कोई लड़का टकराया था। जैक को समझ नहीं आ रहा था कि नॉर्मा उसकी बेटी की डेथ का इल्जाम उस पर क्यों लगा रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर ये सब क्या हो रहा था ये सब जानने के लिए मूवी को आगे जरूर देखिएगा और आगे इस स्टोरी में आपको कई सारे ट्विस्ट और टर्न भी देखने को मिलेंगे। अब आगे हमें इसी रात में इसी समय में घटने वाली एक दूसरी घटना बताई जाती है जब तीन दोस्त अपनी वैन में मस्ती करते हुए जा रहे थे। उनमें से मार्क नाम का लड़का वैन चला रहा होता है जिसकी वो वैन थी और वैन चलाते हुए मार्क एक डोनट उठाकर सामने से आ रही गाड़ी के शीशे पर फेंकता है जिससे उस गाड़ी के ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ जाता है और मार्क और उसके दोस्त ये सब देखकर हंसने लगते और फिर मार्क की गाड़ी के पीछे बैठे टिम और एडी नाम के लड़के एक बुक में आग लगाकर उस बुक को बाहर फेंक देते और उसके बाद एडी नाम का लड़का कार के शीशे को ओपन करके कार से बाहर बाथरूम करने लगता है। मार्क एडी को चिल्लाता है और मार्क एडी को ऐसा करने से मना करता है। ठीक इसी समय वैन में टाइम 11:14 हो जाता है और उसी वक्त अचानक से मार्क की गाड़ी के सामने कोई लड़की आ गई और गाड़ी का उस लड़की के साथ बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। मार्क और उसका दोस्त टिम भी ये सब देखकर डर गए। तभी एक्सीडेंट हुई लड़की के पास एक डफी नाम का लड़का दौड़ के आकर उस लड़की को देखने लगता है। वो लड़की मारी जा चुकी थी इसलिए डफी गुस्से से खड़ा होकर अपनी गन निकाल लेता है। ये देख मार्क भी अपनी गाड़ी घुमाकर वहां से भागने लगा और डफी मार्क की गाड़ी पर फायरिंग करने लगा। किसी तरह से मार्क वहां से गाड़ी लेकर निकल गया और आगे गाड़ी में मौजूद टिम पूछता है क्या सब लोग ठीक है। तब टिम देखता है उसका दोस्त एडी जो गाड़ी से बाहर बाथरूम कर रहा था उसका प्राइवेट पार्ट कट चुका था। एक्सीडेंट के दौरान गाड़ी को अचानक ब्रेक लगाने के कारण गाड़ी का शीशा बंद हुआ और एडी का प्राइवेट पार्ट कट गया। एडी दर्द के कारण करा रहा था और ये सब देखकर टिम गाड़ी रुकवाता है। मार्क गाड़ी से उतरकर एडी को देखकर कहता है क्या इसे गोली लगी है। टिम कहता है नहीं शीशे के कारण इसका प्राइवेट पार्ट कट गया। तब मार्क कहता है हमें तो इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। एडी कहता है नहीं मुझे मेरा प्राइवेट पार्ट चाहिए, मैं इस तरह से नहीं जी पाऊंगा। यह सुनकर टिम कहता है तो ठीक है हम वापस वहां पर जाएंगे। मार्क कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, वहां पर एक आदमी हम पर गोली चला रहा था। टिम कहता है ठीक है अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं अकेला जाऊंगा और टिम गाड़ी से उतरकर वहां जाने लगा। तब मार्क टिम से कहता है वो ऑलरेडी कट चुका है तुम उसका क्या करोगे। तब टिम कहने लगा सर्जन उसे जोड़ देंगे और एडी ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर टिम वहां से जाने लगा। टिम दौड़कर एक्सीडेंट वाली जगह पर जाने लगा तो वो देखता है वहां से एक पुलिस की गाड़ी गुजर रही थी। उस गाड़ी के अंदर पुलिस डफी को ले जा रही थी जो उनकी गाड़ी पर थोड़ी देर पहले गोलियां चला रहा था। यह देखकर टिम एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचा जहां पर एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। टिम वहां मौजूद आदमी से अनजान होकर पूछता है यहाँ पर क्या हुआ। वह आदमी कहता है ये हिट एंड रन केस है। यह सुनकर टीम वहां आसपास एडी के प्राइवेट पार्ट को ढूंढने लगा। तब उनमें से एक आदमी को बॉडी को देखकर थोड़ी घबराहट होने लगी और वो एम्बुलेंस से दूर चला गया। तब दूसरा आदमी उससे कहने लगा हमें जल्दी चलना होगा, हमारे पास एक फ्रोजन प्राइवेट पार्ट भी है जिसे हमें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। उनकी बातें सुनकर टीम समझ गया कि एडी का प्राइवेट पार्ट एम्बुलेंस में। तब टीम को एम्बुलेंस में फ्रोजन बॉक्स नजर आया। टीम अंदर जाकर उस बॉक्स को ओपन करके देखता है तो उसके अंदर एडी का प्राइवेट पार्ट था। यह देखकर टीम उसे ले जाने लगा पर एम्बुलेंस वाले उन दोनों आदमियों ने उसे रोक लिया। तब उनमें से एक आदमी टिम से वो बॉक्स लेकर पूछता है क्या तुम कुछ भूल गए थे, शायद तुम्हारे दोस्त का कोई सामान छूट गया होगा, तुम्हें तो हमारे साथ पुलिस के पास चलना होगा क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट के कारण एक लड़की मारी गई और हमें लगता है उसके मरने का कारण तुम ही हो। यह सुनकर टीम वो बॉक्स उस आदमी से लेकर भागने की कोशिश करने लगा। तभी बॉक्स के अंदर से एडी का प्राइवेट पार्ट नीचे गिर गया। उसी वक्त फ्रैंक नाम का आदमी उन्हें एम्बुलेंस वालों से आके कहता है मेरी बेटी चेरी कहाँ पर है, और मौका मिलते ही टिम एडी के प्राइवेट पार्ट को उठाकर वहां से भागने लगा और यह देखकर वो एम्बुलेंस वाला भी टिम का पीछा करने लगा। किसी तरह टिम भागकर मार्क की गाड़ी के पास जाकर उसे कहता है जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो। मार्क भी गाड़ी स्टार्ट करके भगाने लगा और टिम भी वैन के अंदर जंप कर गया। वो एम्बुलेंस वाला आदमी पीछे रह गया और मार्क अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेकर निकल गया। वैन में टिम एडी को उसका प्राइवेट पार्ट देता है। तभी मार्क और टिम देखते जिस पुल के ऊपर से वो लोग गुजर रहे थे उस पुल के नीचे थोड़ी दूरी पर पुलिस खड़ी थी और जॉर्ज नाम के पुलिस वाले ने उस वक्त नीचे जैक को पकड़ लिया था। आगे टिम कहता है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। मार्क कहता है तुम्हारे लिए कहना आसान है क्योंकि तुम गाड़ी नहीं चला रहे थे, अगर हमें पुलिस ने पकड़ लिया तो हमें यही कहना है कि एडी गाड़ी से बाहर पेशाब कर रहा था और वो लड़की अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ गई। कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं पीछे मुड़कर एडी को रोक रहा था इसलिए एक्सीडेंट हुआ। अगर तुम बोलोगे उस लड़की का एक्सीडेंट मैंने नहीं किया तो ही मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा, नहीं तो तुम्हारे शरीर का सारा खून बह जाएगा और तुम मारे जाओगे। यह सुनकर एडी कहता है ठीक है एक्सीडेंट में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो लड़की खुद ही सामने आ गई थी।
ये सुनने के बाद कार गाड़ी को स्टार्ट करके हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगा। अब इसी रात को 11 बजे हुई हमें एक और घटना के बारे में बताया जाता है। चेरी नाम की लड़की अपने पिता के कार के इंजन को स्टार्ट करती है। तभी उसके पिता घर की खिड़की से बाहर देखने लगते हैं और चेरी अपने पिता की गाड़ी लेकर वहां से निकल गई। उस वक्त चेरी के पिता घर में टीवी देख रहे थे और टीवी के ऊपर की वॉच में टाइम 11:04 हुआ था। ये देखकर चेरी के पिता टीवी ऑफ करके अपने कुत्ते को बाहर घुमाने ले गए। घूमते घूमते वो लोग कब्रिस्तान में पहुंच गए और वो डॉग एक चाबी के पास आकर रुक गया। चेरी के पिता फ्रैंक उस चाबी को उठाते तो उस चाबी में चेरी नाम की कीचेन लगी थी। यह देखकर फ्रैंक समझ गया कि ये उसकी बेटी की चाबी है, लेकिन वो कब्रिस्तान में क्या करने आई थी। फ्रैंक आसपास देखने लगा, तभी फ्रैंक का डॉग उसे आगे ले गया और आगे जाकर फ्रैंक ने देखा कि वहां किसी आदमी की बॉडी पड़ी हुई थी। फ्रैंक देखता है तो उस बॉडी के सर वाले हिस्से पर एक मूर्ति का सर रखा हुआ था और पत्थर के उस मूर्ति के सर के कारण उस आदमी का सर दब गया था। यह देखकर फ्रैंक घबरा जाता है कि कहीं इस आदमी को उसकी बेटी चेरी ने ना मारा हो और फ्रैंक कहने लगा, इस बॉडी की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं होने दे सकता, मुझे कुछ करना होगा। ऐसा कहकर फ्रैंक अपने शर्ट को उतारकर शर्ट के जरिए उस मूर्ति वाले पत्थर को बॉडी के ऊपर से उठाकर उसे वहीं एक छोटे गड्ढे में गाड़ देता है और वो अपने शर्ट से उस बॉडी के मुंह को बांध के बॉडी को गाड़ी के पास ले आया। आगे फ्रैंक गाड़ी की डिक्की ओपन करता है तो डिक्की में काफी सामान रखा हुआ था और सारा सामान हटाने के बाद उसने उस बॉडी को डिक्की में रख दिया। आगे फ्रैंक अपने कुत्ते के साथ गाड़ी लेकर वहां से निकल गया और गाड़ी में फ्रैंक अपने कुत्ते को कहने लगा, मुझे इस तरह से मत देखो। चेरी एक बार जेल में जाने के बाद भी बिल्कुल नहीं बदली, उसकी वजह से यह आदमी मारा गया और मैं नहीं चाहता कि वो वापस जेल जाए। फ्रैंक गाड़ी चलाते हुए आगे जाने लगा, तभी सामने से आ रही गाड़ी से कोई डोनट फेंककर फ्रैंक की गाड़ी के शीशे पर मारता है और यह डोनट फेंकने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि मार्क था, जिसने वहां से गुजरते हुए डोनट फेंककर फ्रैंक की गाड़ी पर मारा था। डोनट के कारण फ्रैंक को सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो वाइपर चालू कर देता है, पर उसके कारण शीशा और ज्यादा गंदा हो गया। तब फ्रैंक ने किसी तरह से अपनी गाड़ी को चलाकर गाड़ी एक पुल के ऊपर रोकी और फ्रैंक गाड़ी के अंदर से बॉडी निकालने लगा। तभी सामने से गाड़ी आ रही थी, जिसे देखकर फ्रैंक अपनी गाड़ी के पीछे छिप गया। गाड़ी के वहां से निकलने के बाद फ्रैंक वापस उठकर गाड़ी से बॉडी निकालने लगा और फ्रैंक ने उस बॉडी को पुल के ऊपर से नीचे फेंक दिया। तभी वो बॉडी नीचे से गुजरने वाली कार पर जा गिरी। यह देखकर फ्रैंक भी डर गया क्योंकि उसका प्लान कुछ दूसरा था और जिस कार पर वो बॉडी गिरी थी वो कार जैक की थी। तब फ्रैंक देखता है कि उसके कुत्ते ने खून से सना हुआ शर्ट अपने मुंह में ले लिया था। यह देखकर फ्रैंक भी अपने कुत्ते का पीछा करने लगा। वो कुत्ता फ्रैंक को पीछे पीछे दौड़ाते हुए काफी दूर तक ले गया। किसी तरह फ्रैंक ने अपने कुत्ते को पकड़ लिया और वो अपना शर्ट लेकर वहां से जाने लगा। तभी फ्रैंक को रास्ते में एक बुक जलती हुई दिखाई दी और ये वही बुक थी जो टिम ने वैन से जलाते हुए बाहर फेंकी थी। अपने आसपास देखकर फ्रैंक भी उस आग में अपने शर्ट को जलाने लगा और वो वहीं पर मौजूद एक गटर के ढक्कन को खोलने लगा। तभी वहां से नॉर्मा गुजर रही थी जो फ्रैंक की वाइफ थी और फ्रैंक को वहां पर देखकर नॉर्मा कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब फ्रैंक कहता है, यहाँ से गुजरने वाले कुछ शरारती लड़कों ने शर्ट में आग लगाकर बाहर फेंक दिया। ये आग बढ़े ना, इसलिए मैं इसे सिवर लाइन में डाल रहा था। फ्रैंक जलती हुई बुक और शर्ट को सिवर लाइन में डालकर ढक्कन बंद कर देता है और वो नॉर्मा की गाड़ी में बैठकर अपने घर जाने लगा। तभी रास्ते में नॉर्मा और फ्रैंक को एक एम्बुलेंस दिखाई दी जो उस लड़की की बॉडी को उठा रहे थे। तब नॉर्मा कहती, क्या तुम्हें पता है वापस से कार का हिरन के साथ एक्सीडेंट हुआ हमारे घर के नीचे वाले पुल के पास। यह सुनकर फ्रैंक पूछता है, एक्सीडेंट कब हुआ? नॉर्मा कहती, अभी कुछ ही मिनट पहले। तुम्हें हमारे घर के आसपास जाकर देखना चाहिए कि वो हिरन जिंदा है या नहीं। आगे फ्रैंक नॉर्मा की गाड़ी को अपने घर के गैराज में खड़ी करवा के कहता है, ठीक है मैं जाकर देखता हूँ वो हिरन जिंदा है या नहीं। तभी फोन की बेल बजने लगी और नॉर्मा कॉल अटेंड करने चली गई। यह देखकर फ्रैंक भी बाहर निकल गया और वो अपनी बेटी की कीचेन को देखकर अपनी बेटी के बारे में सोचने लगा। तभी फ्रैंक को सड़क पर मौजूद वही एम्बुलेंस नजर आई जिसके अंदर दो लोग एक लड़की की बॉडी को रख रहे थे। फ्रैंक को वहां पर अपनी बेटी चेरी की कार भी दिखाई दी जो चेरी घर से लेकर गई थी। अब मूवी में आगे हमें इसी रात 11 बजे के दौरान घटी एक और घटना के बारे में बताया जाता है जब एलॉयड नाम के स्टोर के बाहर डफी नाम का लड़का अपनी कार रोकता है। डफी अंदर जाता है तब स्टोर को संभालने वाली बजी नाम की लड़की उसे कहती है, क्या तुम ठीक हो? डफी कहता है, ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, क्या स्टोर को बंद करना है? तब बजी घड़ी में टाइम देखती है तो घड़ी में 11 बज चुकी थी। यह देखकर बजी कहती है, हाँ टाइम हो चुका है और वो डफी को चाबी दे देती है। आगे डफी स्टोर बंद करके बजी को कहता है, मैंने आज सुबह चेरी को कॉल किया था और उसने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है, मुझे उसका अबॉर्शन करवाना होगा और उसके लिए मुझे पैसा चाहिए होगा। मैंने अपने पिता से पैसे मांगे
मांगे पर उन्होंने मना कर दिया। तो अब मेरे पास एक ही रास्ता बचता है, मैं इस जगह को लूट लूं। बजी कहती है तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, तुम यहाँ पर काम करते हो, तुम पागल हो गए हो, मेरी बहन बीमार है और तुम यहाँ पर चोरी करने की बात कर रहे हो। तभी स्टोर के बाहर चेरी भी आ गई। चेरी को देखकर डफी स्टोर का लॉक खोलता है और चेरी डफी से कहती है मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है। तब डफी चेरी को बात करने के लिए अंदर ले जाता है। अंदर ले जाकर चेरी डफी से पूछने लगी क्या पैसों का इंतजाम हो गया। दूसरी तरफ डफी ने गन वहीं छोड़ दी थी और उसे बजी उठा लेती है और रियल गन देखकर बजी गन से खेलने लगी। तभी बजी के हाथों गोली चल गई और सामने रखे फ्रिज का शीशा फूट गया। ये देखकर डफी बाहर आके कहने लगा तुम ये सब क्या कर रही हो, और डफी ने बजी से गन ले ली। बजी भी फ्रिज के नुकसान को देखकर परेशान हो गई। डफी चेरी को बाहर छोड़ के आने लगी। तब चेरी कहती क्या मुझे तुम्हारा जैकेट मिल पाएगा, बाहर बहुत ठंड है। यह सुनकर डफी चेरी को अपना जैकेट उतारकर पहना देता है। बजी भी फ्रिज के शीशे को साफ करने लगी। तब डफी आकर उससे कहता है तुम मालिक को बोल सकती हो कि रॉबरी के दौरान गोली चलने के कारण ये शीशा टूटा, बताओ अभी स्टोर में कितना कैश है। बजी कहती है तकरीबन $1200 होगा। यह सुनकर डफी कैश निकालने जाने लगता है और बजी उसे रोकती है। तब डफी कहता है बजी थोड़ा सोच के देखो, $1200 में से मुझे सिर्फ $500 चाहिए होंगे और $700 तुम रख सकती हो और उन पैसों से तुम अपनी बहन का इलाज भी करवा सकती हो। बजी को डफी का ये आइडिया ठीक लगता है और वो उसे कैश निकालने देती है। डफी कैश निकाल के जाने लगता है। तब बजी कहती रुक जाओ, तुम्हें मुझे शूट करके जाना चाहिए। डफी भी बजी की बात मानकर उसके एक हाथ में शूट कर देता है। गोली लगने के कारण बजी चिल्लाने लगी। तब डफी उसे पट्टी ला कर देता है। तब डफी बजी को फोन देता है ताकि वो कॉल कर सके। बजी पुलिस को कॉल करने लगी और डफी स्टोर से निकल गया। बाहर जाकर डफी को एहसास हुआ कि उसकी गाड़ी की चाबी उसके जैकेट में थी और उसने वो जैकेट चेरी को पहना दिया था। तभी डफी देखता है कि उसकी कार की चाबी उसकी कार की सीट पर पड़ी थी। चेरी कार की चाबी वहीं छोड़ गई थी। यह देखकर डफी कार लेकर निकल गया। डफी गाड़ी लेकर वहां से निकलने लगा। तभी रास्ते में डफी देखता है कि पुल के ऊपर गाड़ी खड़ी हुई थी और गाड़ी के शीशे को कुत्ता चाट रहा था। अब दोस्तों ये वही सीन था जहां पर फ्रैंक गाड़ी के अंदर से बॉडी निकालकर पुल के ऊपर से फेंकने वाला था और सामने से गाड़ी को आता हुआ देख फ्रैंक गाड़ी के पीछे छिप गया था। थोड़ी आगे जाने पर डफी को अपनी गर्लफ्रेंड चेरी की कार दिखाई दी। यह देखकर डफी भी अपनी कार को रोड के दूसरी तरफ रोककर चेरी को आवाज लगाता है। तब चेरी बाहर निकल के कहती है मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही। तब डफी चेरी को पैसा दिखाते हुए कहता है मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया। डफी भी कार से बाहर निकलता है और चेरी मोबाइल चलाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक से दूसरी तरफ से एक वैन आकर चेरी को जोरदार टक्कर मारती है। यह देखकर डफी दौड़कर चेरी के पास गया और उसने देखा कि चेरी मारी गई। यह देखकर डफी भी काफी दुखी हुआ और चेरी से कहने लगा ये देखो मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया। पर चेरी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। यह देखकर डफी वैन में बैठे मार्क को देखकर अपनी गन निकाल लेता है। मार्क भी अपनी वैन को वहां से भगाने लगा और डफी उसकी वैन पर फायरिंग करने लगा। फायरिंग की आवाज को सुनकर वहां मौजूद पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ी भी पहुंच गई और गाड़ी से पुलिस ऑफिसर जॉय निकल के कहने लगा अपनी गन नीचे करो और चुपचाप वहीं लेट जाओ। डफी भी गन को रखकर लेट गया और पुलिस ऑफिसर जॉर्ज उसके दोनों हाथों को पीछे की तरफ बांधने लगा। आगे डफी को गाड़ी में बैठाकर पुलिस ऑफिसर जॉर्ज एम्बुलेंस को कॉल करने लगा। जॉर्ज देखता है तो चेरी मारी गई थी। तभी जॉर्ज को वहां पर कुछ दिखाई देता है। जॉर्ज उसे करीब से जाकर देखने लगा तो वह एडी का कटा हुआ प्राइवेट पार्ट था। आगे जॉर्ज गाड़ी पे जाकर डफी से कहने लगा तुम मुझे बताओगे यहाँ पर क्या हुआ। डफी कहता है उस गाड़ी में कुछ लड़के थे जिस गाड़ी ने चेरी को टक्कर मारी। तब जॉर्ज कहता है अभी अभी मुझे किसी ने कंप्लेन की है कि किसी ने यहाँ करीब में एक स्टोर को लूट लिया और मुझे ये भी पता है तुम वही काम करते हो, तुम्हारे पास मुझे पैसा और गन मिला है। जॉर्ज समझ गया कि डफी वो आदमी है जिसने वो स्टोर लूटा होगा। आगे वहाँ एम्बुलेंस भी आ गई। जॉर्ज एम्बुलेंस के पास जाकर एम्बुलेंस के अंदर बैठी बजी को बाहर आने के लिए कहता है। आगे बजी गाड़ी से बाहर निकलकर चेरी को वहां पर मरा हुआ देखती है। तब जॉर्ज बजी से कहता है जिस आदमी ने स्टोर लूटा वो वहां कार में है, क्या तुम उसे देखकर पहचान करना चाहोगी? तुम उसे पहचानती हो, वो भी उसी स्टोर में काम करता है। क्या तुम दोनों ने साथ में मिलकर ये रॉबरी प्लान की थी? बजी समझ गई कि उनका झूठ पकड़ा गया और बजी कहती हाँ। तब जॉर्ज बजी के हाथ में भी हथकड़ी लगाकर कार में उसे डफी के पास बैठा देता है। आगे जॉर्ज वॉकी टॉकी पर अपनी टीम से कहता है दोनों रॉबरी सस्पेक्ट पकड़े गए और अभी अभी एक ब्लू वैन एक लड़की को टक्कर मार के यहाँ से भागी है। तब सामने से जॉर्ज को कहा जाता है अभी अभी एक गाड़ी का किसी हिरन के साथ एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हें वहां भी जाके देखना होगा। यह सुनकर जॉर्ज उस लोकेशन पर जाने लगा जहां पर हिरन का गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था और ये कोई हिरन वाला एक्सीडेंट नहीं था बल्कि जैक की गाड़ी पर पुल के ऊपर से फ्रैंक ने लाश फेंकी थी। अब मूवी में आगे हमें दूसरी घटना बताई जाती है जो उसी रात 11 बजे के दौरान घटी थी। चेरी अपने घर में थी और तभी बाहर चेरी का बॉयफ्रेंड आकर गाड़ी का हॉर्न बजाने लगा। यह देखकर चेरी बैग लेकर जाने लगी। तब चेरी के डैड उसे कहने लगे चेरी अगर एरॉन ने तुम पर वापस हाथ उठाया तो मैं उसे मार दूंगा। तब चेरी ये कहकर निकल गई मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। आगे
चेरी बाहर कार में बैठे अपने बॉयफ्रेंड को जाकर किस करने लगी। तब चेरी कहती है, अगर अभी तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना है तो पहले मुझे पकड़ कर दिखाओ। ऐसा कहकर चेरी भागने लगी और एरॉन भी उसका पीछा करने लगा। भागते हुए चेरी कब्रिस्तान में पहुंच गई, जहां पर एरॉन ने उसे पकड़ लिया और आगे चेरी एरॉन के साथ कब्रिस्तान में इंटीमेट होने लगी। एरॉन एक कब्र के पत्थर के सहारे लेटा हुआ था, जिसके ऊपर मूर्ति बनी हुई थी और एरॉन ने उस कब्र वाले पत्थर को पकड़ रखा था। एरॉन इंटीमेट होने के दौरान हिल रहा था तो वो कब्र का पत्थर भी हिल रहा था। उसी दौरान कब्र के पत्थर के ऊपर जो मूर्ति थी उसका सर टूट गया और वो सर सीधा आकर एरॉन के चेहरे पर गिरा। इंटीमेट होने के दौरान चेरी ने देखा तो वो भी ये देखकर डर गई। चेरी को डर लग रहा था कि एरॉन के मर्डर का इल्जाम उस पर न आ जाए। तभी चेरी की नजर अपने बैग से निकले हुए अपने पर्स पर पड़ी, जिस पर्स के अंदर डफी का फोटो था। जिस फोटो के अंदर डफी के हाथ में एक बॉलिंग बॉल थी, जिसके ऊपर डफी लिखा हुआ था। यह देखकर चेरी को आइडिया आया, क्यों ना एरॉन के सर से वो पत्थर हटाकर उसकी जगह पर डफी की बॉलिंग बॉल रख दी जाए, जिससे मर्डर का इल्जाम डफी पर आ जाएगा। आगे चेरी अपना बैग लेकर वहां से जाने लगी, तब उसकी कार की चाबी वहीं गिर गई। आगे चेरी अपने घर में गई, तब उसके पिता उससे पूछने लगे, क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गई। चेरी रूम से बाहर आकर अपने पिता से कहने लगी, क्या आपने मेरी कार की चाबी देखी। चेरी के पिता ने कहा, नहीं देखी। तब चेरी अपने पिता से कहने लगी, क्या मुझे आपकी कार की चाबी मिल सकती है। यह सुनकर फ्रैंक ने अपनी बेटी को अपनी कार की चाबी दे दी और चेरी अपने पिता की कार लेकर घर से निकल गई और चेरी सीधे उस स्टोर में पहुंची जहां पर डफी काम किया करता था। स्टोर के बाहर डफी की कार खड़ी थी और चेरी देखती है कि कार के अंदर डफी की बॉलिंग बॉल भी रखी हुई थी। कार की चाबी लेने के लिए चेरी स्टोर का दरवाजा खटखटाती है। चेरी को देखकर डफी ने दरवाजा खोला और चेरी उससे कहने लगी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तब डफी चेरी को लेकर अकेले में बात करने चला गया और आगे चेरी डफी को किस करते हुए उसकी जेबें टटोलने लगी ताकि उसे किसी तरह से कार की चाबी मिल जाए। उसी वक्त गोली चलने की आवाज आई और ये गोली बजी के हाथों गलती से चली थी। यह देखकर डफी बजी पर चिल्लाकर उससे अपनी गन ले लेता है और डफी चेरी से कहता है, मुझे लगता है अभी तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। डफी चेरी को बाहर तक छोड़ने लगा, तब चेरी कहने लगी, बाहर ठंड है, क्या मुझे तुम्हारा जैकेट मिल सकता है। यह सुनकर डफी ने चेरी को अपना जैकेट दे दिया और चेरी वहां से निकल गई। बाहर जाकर चेरी ने ग्लव्स पहनकर डफी की गाड़ी का डोर ओपन करके उसके अंदर से बॉलिंग बॉल निकाल ली। बॉलिंग बॉल लेकर चेरी अपनी कार में जाने लगी, पर उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। यह देखकर चेरी पावर केबल निकालकर डफी की कार की बैटरी से अपनी कार की बैटरी को अटैच करती है और अपनी कार को स्टार्ट करके स्टोर से निकल गई। तभी चेरी ने देखा कि स्टोर के अंदर डफी ने बजी के हाथ में गोली मार दी थी। यह देखकर चेरी पुलिस को कॉल करके कहती है, अभी अभी मैंने एलॉयड स्टोर में किसी आदमी को लड़की को शूट करते हुए देखा। फायर करने वाले ने ब्लैक टी शर्ट और ग्रीन पैंट पहन रखा है। चेरी कब्रिस्तान पहुंचकर देखती है तो वहां पर एरॉन की बॉडी नहीं थी। यह देखकर चेरी के हाथ में रखी डफी की बॉलिंग बॉल वहीं छूट गई और वो वहां से भागने लगी। चेरी वापस अपनी कार वहां से ले जाने लगी, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। चेरी को डर लग रहा था कि एरॉन के मर्डर का इल्जाम उस पर ना आ जाए। तब चेरी परेशान होकर अपने एक और बॉयफ्रेंड जैक को कॉल करती है और उसे कहती है, मुझे अभी यहाँ पर आकर ले जाओ। अब दोस्तों, जैक वही आदमी था जो मूवी की शुरुआत में नशे में था और वो गाड़ी चलाते हुए फोन पर किसी से बात कर रहा था। एक्चुअल में वो उस समय बात चेरी से कर रहा था। तब जैक कहता है, लेकिन हम तो तुम्हारा अबॉर्शन कल करवाने वाले थे। चेरी कहती है, नहीं, मैं अभी सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। तब जैक कहता है, क्या तुमने उन दोनों से पैसा ले लिया। चेरी कहती है, अब तक मुझे एरन से पैसा मिला है। जैक कहता है, और डफी का क्या हुआ, क्या उसे पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। ये सारी बातें सुनकर जेरी जैक से कहती है, क्या तुम नशे में हो। उसी वक्त चेरी को डफी की आवाज आती है। चेरी बाहर निकल के देखती है तो डफी की कार रोड के दूसरी तरफ खड़ी थी और डफी चेरी से कहता है, मुझे पैसा मिल गया। तब चेरी जैक से कहती है, डफी यहाँ पर आ गया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। एक्चुअल में चेरी प्रेग्नेंट नहीं थी, फिर भी उसने अपने बॉयफ्रेंड डफी और एरॉन को कहा था कि वो प्रेग्नेंट है। वो उनके बच्चों की मां बनने वाली है और अबॉर्शन के लिए उसे पैसा चाहिए और चेरी डफी और एरॉन दोनों से पैसा लेकर जैक के साथ भागने वाली थी। आगे चेरी गाड़ी से निकलकर डफी के पास जाने लगी। उस वक्त मार्क भी अपनी वैन तेजी से लेकर आ रहा था और मार्क एडी को गाड़ी से बाथरूम करने के लिए मना कर रहा था। उसी दौरान रोड के बीच में जाकर चेरी अपना मोबाइल देखने लगी और इसी समय ठीक 11:14 पर फ्रैंक ने बॉडी पुल से नीचे फेंकी, जो बॉडी जैक की कार के ऊपर जाकर गिरी और दूसरी तरफ मार्क की वैन ने चेरी को जोरदार टक्कर मार दी। चेरी का फोन नीचे गिरा और उस समय चेरी के मोबाइल में टाइम 11:14 हो रहा था और ये मूवी यहीं खत्म हो गई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हाइप ऑप्शन का यूज कीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर टाइप कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।